जो यूपी एटीएस है वो सीमा को 2 पासपोर्ट दिखाती है और पूछती है अब हमें ये बताओ इन दोनों में से असली पासपोर्ट कौन है। अब इस पर सीमा जवाब देती है कि देखिए मैं आपको 10 दिन से यही बता रही हूँ कि दोनों पासपोर्ट असली हैं। दरअसल जो पहले वाला पासपोर्ट है उसमें सिर्फ सीमा नाम लिखा हुआ था और जो दूसरा वाला पासपोर्ट है वो मुझे बनवाना पड़ा क्योंकि जो पहला वाला पासपोर्ट है सीमा नाम का उससे बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, तो मुझे सीमा गुलाम हैदर के नाम से दूसरा पासपोर्ट बनवाना पड़ा। अब एटीएस आगे बढ़ती है और सीमा पर दूसरा सवाल दागती है। दूसरा सवाल किया जाता है कि क्या तुम्हारे भाई और चाचा पाकिस्तानी आर्मी में हैं? क्या उन्होंने तुम्हें आईएसआई के द्वारा भारत भेजा है? अब इस पर सीमा बोलती है कि मैं अपने भाई और चाचा से कई सालों तक नहीं मिली हूँ और ना ही मैं ये जानती हूँ कि आईएसआई क्या है। मुझे तो इंडिया आने के बाद टीवी पर ये सब देखकर पता चला कि आईएसआई भी कुछ होता है, कुछ आईएसआई एजेंट भी होते हैं और इस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में जासूसी भी की जाती है। ये सब मैं जब आई और मैंने यहाँ पर टीवी पर देखा तो मुझे पता चला। सीमा ने इस पर कहा कि मैं सिर्फ सचिन के लिए इतनी जो दूरी मैंने तय की और सिर्फ अपने प्यार के लिए मैं भारत आ गई हूँ। तो अब इसके बाद एटीएस तीसरा सवाल करती है और सीमा से बोलती है कि तुम कराची में रहती हो, पाकिस्तान से तुम्हारा नाता है, पाकिस्तान में तुम पैदा हुई हो और तुमको ये तक नहीं पता कि आईएसआई क्या है, जबकि जो तुम्हारी फैमिली के लोग हैं, अगर हम तुम्हारा बैकग्राउंड देखें तो फौज, पाकिस्तानी फौज से कनेक्ट करता है। अब इस पर सीमा कहती है कि मेरी जो पूरी आधी ज़िंदगी निकली है वो बच्चों को पालने में निकल गई। पहले उन्हें पैदा किया फिर उन्हें पालती गई। भले मेरे जो भाई और वो चाचा जी हैं आप बता रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज में है, पर मेरा उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। साथ ही साथ जब कोविड आया मैं बोर होने लगी, घर पे कुछ खास था नहीं, तो मैंने पबजी खेलना शुरू कर दिया और उसी से मैं अपना टाइम काटती थी। अब इसके बाद जो एटीएस है वो चौथा सवाल सीमा से करती है। वो पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या जो वर्ड हैं वो सुनने का टाइम नहीं मिला? तुम्हें ऐसा लगता है, मतलब वो एक कुछ लिखवाते हैं पहले सीमा से कि तुम लिख कर दिखाओ और फिर कुछ एक वो देते हैं पेपर, उसे कहते हैं पढ़ कर दिखाओ। वो पढ़ देती है इंग्लिश। तो अब उससे बोलते हैं कि तुम्हारी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, ये तुमने कब कैसे कहाँ सीखी और तुम्हें ये जो वर्ड्स हैं कि तुम्हें पढ़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। जो लंबे लंबे वर्ड्स लिखे हैं इंग्लिश में तुम बड़े ही आराम से उसे पढ़े दे रही हो और जबकि तुम 5वीं पढ़ी हो। तो इस पर सीमा कहती है कि मैंने जो भी सीखा है वो साल 2019 में सीखा, जब 19 और 20 के बीच कोविड का दौर आया। मैंने पबजी खेलना शुरू किया और उसी दौरान मैंने बहुत लड़कों से बात की, बहुत सारी लड़कियों से बात की। जब मैं लोगों से घुल मिलती गई सोशल मीडिया के ज़रिए, वहीं से मैंने ये लैंग्वेज सीखी, वहीं से मैंने बात करना सीखा और वहीं से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी। अब इसके बाद जो 5वां सवाल एटीएस करती है वो ये कहती है कि तुम्हारी उर्दू, अरबी और सिंधी के अलावा तुम अंग्रेज़ी भी जानती हो। पाकिस्तान में तुम रही हो, तुम्हारी उर्दू अच्छी होगी, अरबी होगी, सिंधी भी अच्छी होगी, लेकिन अंग्रेज़ी वाली बात हमें अभी भी खटक रही है क्योंकि कोई भी शख्स किसी से अगर सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा बात कर रही है तो इतनी फर्राटेदार इंग्लिश नहीं सीख सकता, ऐसा एटीएस का कहना है। तो एटीएस आगे बोलती है कि हमें लगता है इसकी ट्रेनिंग तुम्हें दी गई है, तो अब तुम नाम बताओ कि किसने तुम्हें इसकी ट्रेनिंग दी है। क्या किसी ने ये कहा कि भारत में जाकर हिंदी में ही बात करना? तुम्हें शरण, अनर्थ जैसे मुश्किल शब्द, जो अगर मैं आपसे सच कहूँ तो अगर हम अभी की बात करें तो हमारे देश में ऐसे कई युवा हैं जो अगर उनसे हिंदी के शब्द पूछे जाएं तो नहीं पता होंगे, उनको भी ऐसे जो भारी वर्ड कहें या शुद्ध हिंदी के शब्द होते हैं वो नहीं बोल पाते। तो एटीएस का यही कहना है कि तुम अनर्थ जैसे शब्द, जो अपनी भाषा है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, उसका तुम उपयोग कर रही हो। तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है समझना कि तुम्हें हिंदी भी इतने अच्छे से कैसे आती है। चलो मान लिया तुमने सोशल मीडिया पे बात की, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी हो गई, पर हिंदी। अब इस पर सीमा बोलती है कि मुझे किसी ने कुछ भी नहीं सिखाया। कई बार मैं आप लोगों से ये कह चुकी हूँ कि मैं सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए जो सीमा है वो पार करके आई हूँ, सीमा तोड़ कर आई हूँ, सारे बंधन तोड़ कर आई हूँ सिर्फ सचिन के लिए। और इस पूरी चीज़ में, इस पूरे प्रकरण में जितना भी कुछ अब तक हुआ, मुझे किसी ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी, किसी ने भी कोई चीज़ सिखाई नहीं। आप बार बार आईएसआई का नाम ले रहे हैं, बल्कि मैं तो ये नहीं जानती कि आईएसआई आखिर होता क्या है। मैं जब भारत आई, भारत आने के बाद मुझे ये सारी चीज़ें पता लगी और सीमा बार बार सिर्फ इतना कह रही है कि मैंने अपने रिश्ते तोड़े, मैंने अपने पति के साथ जो नाता तोड़ा वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे भारत में रहने वाले सचिन से प्यार हो गया था। इसके बाद एटीएस ने और भी बहुत सारे सवाल किए, उन्हें भी जानते हैं कि आगे के सवाल एटीएस ने क्या पूछे। देखिए, अब हिंदी की बात हो ही रही थी तो अब एटीएस को लगा कि और तोड़ा जाए। एटीएस ने पूछा कि देखो, सचिन जिससे तुम प्यार करती हो, सचिन मीना तो खुद हिंदी ठीक से बोल नहीं पाता, वो खुद वेस्टर्न यूपी का है, तुम शुद्ध हिंदी कैसे बोल रही हो? इस पर क्या जवाब हो सकता है? इस पर सीमा हैदर चुप बैठी रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब यूपी एटीएस को लगा कि चलो उसने आगे जो बताया, कह मान लेते हैं कि सचिन मीना से तुम्हें उसने सिखाया हो, लेकिन सचिन मीना खुद हिंदी ठीक से बोल नहीं पाता, तुम्हें क्या सिखाएगा? जवाब कुछ नहीं था। खैर, अब यूपी एटीएस को लगा कि क्यों ना, अब हिंदी बहुत हो गई, अब बात करते हैं ये विदेश में रहकर, मतलब नेपाल में रहकर ये कैसे कांटेक्ट करती थी सचिन को।
तो सवाल, जो सबसे पहला सवाल विदेश में रहते हुए पूछा गया, तुमने 4 जुलाई को पुलिस से कहा था कि नेपाल से बस के जरिए तुम सचिन के पास आई, तो तुम्हारा मोबाइल काम नहीं कर रहा था, इसलिए बस ड्राइवर के फोन से सचिन को तुमने कॉल किया। नोएडा पुलिस को तुम्हारे पास से 4 फोन और 4 सिम भी मिले। इतने मोबाइल तुम्हारे पास क्यों है, और एक टूटा हुआ फोन भी है, उसे तुमने क्यों तोड़ा? जवाब क्या मिलता है, देखिए। सीमा हैदर जवाब देती है, नेपाल से भारत आने के बाद उसने पाकिस्तान में जो पाकिस्तान वाला सिम काम नहीं कर रहा था। जाहिर सी बात है, विदेश में जाएंगे तो पाकिस्तान वाला सिम काम नहीं करेगा। फिर उसने कहा कि सचिन के पास वो आई थी, ये सच्चाई है। तब उन्होंने सचिन ने उसे एक नया सिम ला कर दिया था। जब वो सचिन से पहली बार मिली तो सचिन ने एक सिम ला के दिया ताकि उनकी बातचीत हो सके। अब ये सवाल कि फ़ोन क्यों तोड़ा, तो ये जवाब मिलता है कि फ़ोन इसलिए तोड़ा गया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पाकिस्तानी जो लोग हैं, पाकिस्तानी जो पुलिस है, आवाम है, वो उसे ट्रेस कर पाएँ। अब तक जो बात थी कि ISI नहीं पता है, ये नहीं पता कि फ़ोन, ये इससे समझ में आ रहा है कि नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा, लेकिन ये कहना कि पाकिस्तानी उसे ट्रेस ना कर पाएँ इसलिए उसने फ़ोन तोड़ा, इस शक और ज़्यादा गहरा करता है। अब क्योंकि सचिन ने फ़ोन सिम ला के दिया था तो सवाल फिर से दागा जाता है, सचिन ने तो एक सिम ला के दिया, बाकी सिम कहाँ से आए? तो उसने कहा कि उसे याद नहीं है। मसलन के तौर पर जब उसने कहा कि देखिए पाकिस्तानी सिम था, तो जो पाकिस्तानी सिम था पाकिस्तान में आपने कहाँ से खरीदा, कहाँ से आया, उसने कहा उसे याद नहीं है। ठीक है। अब नवा सवाल जो पूछा गया कि तुमने सभी सिम को अलग अलग मोबाइल में लगाया और सभी से व्हाट्सएप चलाया। व्हाट्सएप पर प्रोफाइल फोटो में एक लड़की की फोटो है, उस व्हाट्सएप फोटो के पीछे जो बैकग्राउंड है वो कश्मीर की फोटोग्राफी दिख रही है, उसमें बैकग्राउंड में कश्मीर की फोटोग्राफी है और लड़की है। सवाल पूछा गया तुम कश्मीर कब गई और वो लड़की कौन है जो उस प्रोफाइल फोटो में दिख रही है? सीमा हैदर जवाब देती है, कहती है मैंने कोई व्हाट्सएप अकाउंट नहीं बनाया, ना ही कोई फोटो लगाई है। अब ये सवाल कि व्हाट्सएप उसने चलाया ही नहीं, मतलब व्हाट्सएप के जरिए बातचीत नहीं हो रही थी। अब उसकी प्रोफाइल में जो चीज़ें देखी गई हैं, एक लड़की की फ़ोटो, पीछे बैकग्राउंड में कश्मीर की जो फोटो लगी है, उसने इसे साफ इनकार कर दिया। अब मैंने, जैसा कि हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि जो व्हाट्सएप और जो फेसबुक है उस पर खासतौर पर हमारी एजेंसियां नज़र रखती हैं। तो जितनी भी पाकिस्तानी जासूस होते हैं वो अलग अलग तरीक़ों से पबजी के ज़रिए, लूडो गेम के ज़रिए अपने टारगेट को अटैक करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, बजाय फेसबुक या व्हाट्सएप के ज़रिए। लेकिन यहाँ पर भी सीमा हैदर ने कहा कि उसके व्हाट्सएप अकाउंट नहीं है, तो ये और ज़्यादा शक गहरा करता गया। 10वां सवाल, 2 बार तुम दुबई होते हुए नेपाल आने में तुम्हारे बहुत पैसे खर्च हुए होंगे, इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? अगर किसी ने तुम्हारी मदद की है तो अब सच बता दो। ये कड़क होकर यूपी ATS ने सीमा हैदर से पूछा। हम लोग ना तुम्हें पाकिस्तान भेजेंगे और ना ही जेल भेजेंगे। अब देखिए, अगर बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाएंगे तो हो सकता है कि सीमा हैदर और रोने लगे या डर की मारे कुछ ना बताए। तो उन्होंने इसको ये भी आश्वासन दिया कि तुम्हें हम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे और ना ही जेल भेजेंगे, इसके बदले तुम हमें सब कुछ सच बता दो। पैसे कहाँ से आए, तुम्हारी कौन मदद कर रहा था, हम एक एक को ट्रेस कर लेंगे और ये पता लग जाएगा कि तुम सच्ची हो। सीमा हैदर बताती है, पूरी रकम बताती कितने रुपए खर्च हुए उसके। उसने कहा कि कुल 7 लाख रुपए खर्च हुए 2 बार आने जाने में, मतलब पाकिस्तान से उसे दुबई, फिर दुबई से नेपाल और नेपाल से नोएडा आने में लगभग दोनों बार में 7 लाख रुपए खर्च हुए। उसने फिर कहा कि उसने एक बार अपना घर बेचा था जो उसी के नाम पर था, उस घर में वो रहती भी थी और उसने अपने जेवर बेचकर गुलाम पति को दुबई भी भेजा था। तो खुद के लिए भी उसने पैसे की जुगाड़ कर ही रही थी। कई बार वो कह चुकी कि उसने ये भी कहा कि कई बार जब यूपी ATS कई अलग अलग तरीके से उसे तोड़ने की कोशिश कर रही थी, जानने की कोशिश कर रही थी कि हमें बता दो कौन तुम्हारी मदद कर रहा है, नेपाल में तुम्हें किसने ट्रेनिंग दी, किसने तुम्हें हिंदी बोलना सिखाया, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो सीमा हैदर ने एक ही जवाब दिया, उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, अब मेरी मदद किसी ने भी नहीं की है। अब जो 11 सवाल, सबसे अहम सवाल कि सचिन के अलावा तुम भारत में किसी को जानती हो या नहीं हो, ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि सीमा हैदर ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी कई फौजियों को भी। सचिन के अलावा वो और भी कई लड़कों को उसने रिक्वेस्ट भेजी। इस पर सीमा हैदर ने कहा कि हाँ, लेकिन ठीक से नहीं, पाकिस्तान में थी तब सचिन को जानने से पहले पबजी गेम और फेसबुक के जरिए कुछ लड़कों से चैट किया करती थी, लेकिन टाइम पास के लिए ना ही मैंने और अपने बारे में उन्हें कुछ बताया और ना ही उनके बारे में मुझे कुछ पता है। फिर इसने ये भी कहा कि जो ज़्यादातर लड़के थे सभी दिल्ली के रहने वाले थे। अब सीमा हैदर ने ये बात तो कबूल कर ली कि वो सिर्फ सचिन से नहीं, बाकी लड़कों से भी उसने बात करने की कोशिश भी की थी। अब जो 12वां 13 सवाल है वो सबसे अहम है क्योंकि उसमें उसकी उम्र को लेकर जब सवाल किया गया, क्योंकि उसके पासपोर्ट में अलग चीज़ थी और उसके जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें कुछ उसकी डेट ऑफ बर्थ अलग लिखी थी। वो भी जानते हैं कि यूपी ATS ने क्या पूछा और जवाब में सीमा हैदर ने क्या दिया। देखिए, जो अब 12वें क्वेश्चन की बात करें तो जो जांच अधिकारी हैं वो उससे बोलते हैं कि जो तुम्हारी उम्र है वो तुम्हारे पास 2 डॉक्यूमेंट हैं,
एक में 27 साल आ रही है, अगर एक के हिसाब से हम जोड़ कर देखें, और दूसरे से अगर तुम्हारे जो सन है डेट ऑफ बर्थ अगर उससे जुड़े तुम 21 साल की हो रही हो, तो ये क्या मामला है? आखिर दो जो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है दो क्यों हैं? तो इस पर सीमा बोलती है कि दरअसल मैं 27 साल की ही हूँ, पासपोर्ट में कुछ गड़बड़ हो गई थी, वो प्रिंटिंग की कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वहाँ पर जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो छोटी लिख दी गई थी। अब पाकिस्तान में हर जगह पैसा चलता है, ये सीमा हैदर का कहना था। उसने कहा पाकिस्तान में हर जगह पैसा चलता है, अगर मैं ना दूं तो वो मेरे साथ कुछ गलत कर देते। गुलाम से शादी तक उन लोगों ने जल्दबाजी मेरी बहुत ज़बरदस्ती करवा दी थी और जल्दी करवा दी थी, शायद इसीलिए उन्होंने मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो थोड़ी बड़ी दिखा दी। ये बातें सीमा ने कही। अब इसके बाद एटीएस फिर भी सेटिस्फाई नहीं होती इन सारे जवाबों से। उससे अगला सवाल भी पूछते हैं कि ठीक है, तुम्हारे हमने सारे जवाब सुने, लेकिन अब ये बताओ कि मकसद क्या है? तुम भारत में आई हो तो असली मकसद बताओ। सचिन सचिन तो तुम बोल रही हो, लेकिन अब हमें जानना है कि आखिर तुम्हारा असली मकसद क्या है। इस पर सीमा फिर से बोलती है कि देखिए, मैं पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को लेकर सिर्फ और सिर्फ सचिन के लिए आई हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं भारत में मैं जिस तरीके से भी घुसी, मैं किसी तरीके से बिना बताए इलीगल तरीके से भारत आई, लेकिन मैं सिर्फ अपने प्यार के लिए आई हूँ और अब मैं थक गई हूँ। मैं जानती हूँ सचिन के पास किराए का मकान है, उसके पास कुछ और है भी नहीं जो वो मुझे दे सकता है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ उसके लिए आई हूँ। आखिरी में सीमा हैदर ने यही बोला कि मैं सचिन से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। भले हमने पबजी खेलकर इस अपने प्यार की शुरुआत की थी, लेकिन अब मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। वो मेरे बच्चों को भी अपने साथ रखने को तैयार है और अब मैं उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। तो अब मैं थक गई हूँ जवाब देते देते। आप समझ लीजिए कि मैं बस सचिन के लिए ही भारत आई हूँ। अब ये सारी बातें जांच अधिकारी ने जब उससे पूछी तो उसने जवाब दे दिए, लेकिन सीमा हैदर की कुछ बातें अभी भी ऐसी हैं जो एटीएस आईबी इन सबको खटक रही हैं। उन लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा कि सीमा सच में प्यार के लिए आई है। और रही बात जांच की, तो जांच होनी भी चाहिए, सवाल जवाब होने चाहिए सीमा से, क्योंकि जिस तरीके से सीमा बोल रही है कि गुलाम से उसकी जो शादी है वो जल्दबाजी में करवा दी गई, लेकिन जब इस बारे में और तहकीकात की गई थी तो पता चला था कि एक मिस कॉल के ज़रिए जो सीमा है वो गुलाम के प्यार में पड़ गई थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ था और फिर इन लोगों ने शादी की थी। तो बहुत सारे तर्क वितर्क हैं, बहुत सारे ऐसी विवादास्पद चीज़ें हैं जो इस पूरे केस को उलझा रही हैं। अगर हाँ, हो सकता है हम में से बहुत लोग मानते होंगे कि ये जो महिला है ये सिर्फ अपने प्यार के लिए यहाँ तक आ गई, लेकिन जो जांच अधिकारी हैं उन्हें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो खटक रही हैं। सीमा के कुछ बयान ही उसे इस पूरे खेल में फंसाते जा रहे हैं। अगर हम और ज़्यादा देखें तो फौजियों को जो उसने रिक्वेस्ट भेजी, साथ ही और लड़कों के साथ कांटेक्ट में थी, तो बहुत सारे सवाल ऐसे खड़े हो रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल इस पूरे केस पर जो एटीएस है, आईबी है, उनकी नज़र है, वो हर तरीके से सीमा से सच निकलवाना चाहते हैं। और अगर सीमा सच में सचिन के प्यार के लिए ही आई होगी तो ये चीज़ भी साबित हो जाएगी आने वाले दिनों में, और हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि इस पूरे केस में जो सच्चाई है वो क्या निकल कर आती है। अल्लाहू टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाहू टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।